आज देखो हमने ऑसिलेशंस तो किया, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वीडियो नंबर 1 में डाल दिया। पहले पार्ट हमने क्या पढ़ा था कि भैया ऑसिलेशंस क्या है और उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते थे, और दूसरा हमारा था कि भैया कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए उसके पास वेलोसिटी होती है, उसके पास एक्सेलरेशंस होता है ना, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी और वेलोसिटीज कितनी होगी, और उसको किस प्रकार से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ चुके है ना। आज का क्या करना है हमें, आज हमें पढ़ना है कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसके पास मैकेनिकल एनर्जी तो होगा। तो मैकेनिकल एनर्जीज क्या क्या है, तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी एनर्जी कौन सी होती है, दूसरी एनर्जी कौन सी होती है, बोलो पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज द मेन टॉपिक टुडे, right? Okay, so energies of a body which is executing a simple harmonic motion, body execute कर रही है एक simple harmonic motion, जैसे ये दिख रहा है आपको, है ना। तो अगर उसने मीन और ओरिजिन के बीच में कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट पर पहुंचा चलते चलते, तो इस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, और साथ में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अरे चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोजीशन है तो उसके पास कौन सी और एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास में, ठीक है। तो कितना, दैट इज द मेन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम कल देख चुके थे। एनी बॉडी व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग अ simple harmonic motion, pay attention on the board Vignesh, so this is equal to y a sin omega t। वेलोसिटी के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, जब इसको डिफरेंशिएट किए थे तो हमारे पास आ गई थी वैल्यू a ओमेगा cos ओमेगा t, v max a ओमेगा v मिनिमम, तो हमारे पास जीरो, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर वेलोसिटी जीरो होती है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये हमने कल पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवीजन, राइट। अब आती है बात कि किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बोलो, हाफ mv स्क्वायर। भाई v की वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन जो पता है ना आपको, a ओमेगा cos ओमेगा t, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m a ओमेगा cos ओमेगा t बट इसका होल स्क्वायर, यानी वैल्यू कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m a square omega square cos square omega t. This is the value of kinetic energy when you have got, see everything is a constant, half m a omega सब कुछ constant है, सिर्फ आपको काइनेटिक एनर्जी एक वेरिएबल मिलेगा और इसके साथ जो दूसरा जो वेरिएबल है दैट इज टाइम। टाइम के चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी बदलती जाती है, तो ये एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी कब, तो कब की बात करें तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू cos स्क्वायर ओमेगा टी की कितनी होती है, 1, यानी cos ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू प्लस और माइनस 1। cos ओमेगा टी प्लस और माइनस 1 कब होगा, जब हमारे पास एंगल होगा ओमेगा टी, जब होगा तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 जब होगा, तो हमारे पास एंगल की ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ओमेगा टी की वैल्यू कब होनी चाहिए, +1 होगा ना जब cos ओमेगा टी की वैल्यू, तो आपके पास ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। जब -1 होगा तो आपके पास ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, cos पाई, 3 पाई, 5 पाई, कुल मिला के क्या हो गया, सभी n पाई हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास जो ओमेगा टी की वैल्यू n पाई होती है, n मतलब इट इज एन इंटीजर वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है कब, राइट। और दूसरी बात आती है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और कब होता है, तो मिनिमम एनर्जी cos ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू 0,
तो ओमेगा टी की वैल्यू कब होती है? तो बोले पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, है ना? तो टाइम की बात करें तो 2n + 1 इंटू t/4, यानी t/4 टाइम बीता होगा ओरिजिन से शुरू करने पर, 3t/4 हो, 5t/4 हो, यानी कि ये सब जो पोजीशन जब होती है वहां पर उतना उतना समय में हमारे पास जो वेलोसिटी जो होती है जीरो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, यानी सारे एक्सट्रीम पोजीशन में हमारे पास बॉडी स्टॉप हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो यानी कि मिनिमम हो जाती है। इज इट क्लियर? राइट, ओके। द ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जब भी हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे होता है, तो ग्राफ कैसे होता है बेटा? एक्सप्रेशन को ध्यान दो, एक्सप्रेशन हमारा है दैट इज फॉर्मूला हमारा देखिएगा काइनेटिक एनर्जी का। बोलो बोलो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? या मैं वापस लिख देती हूँ, हाफ m² ओमेगा² cos स्क्वायर ओमेगा टी, है ना? यानी अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया और ये जो cos स्क्वायर ओमेगा टी यानी टाइम को अगर मैंने x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया तो cos स्क्वायर का ग्राफ किस प्रकार से मिलेगा? देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑन द y एक्सिस, टाइम ऑन द x एक्सिस, cos स्क्वायर का ग्राफ देखो नेगेटिव तो होगा ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी वैसे भी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको ये जो ग्राफ है ये आपको जाता हुआ दिखाई देगा। लेट मी एक्सपैंड, यहाँ देखिएगा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आपको जब जीरो था मैक्सिमम, जब t/4 था तो जीरो, t/2 पे फिर से मैक्सिमम, 3t/4 से फिर से मिनिमम और t पर वापस मैक्सिमम, यानी एक टाइम पीरियड के टाइम के समय में आप देखोगे ये 2 बार मैक्सिमम में रीच करता है और 2 बार मिनिमम। शुरुआत में एक बार मैक्सिमम, बीच में जब आधा समय बीत जाता है तो फिर भी मैक्सिमम। मैं तीसरा नहीं ले रही हूँ, तीसरा क्या हो गया हो तो अगला मोशन शुरू हो जाएगा ना, अगला टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। वैसे 2 बार ये मिनिमम जाता है। तो ये किस किस के बीच का ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी और टाइम, काइनेटिक एनर्जी और टाइम। अब यही चीज हम टाइम ना लेकर के वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट लेंगे बच्चा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये हमें पता है। अगर इस बारे में बात करें बेटा इसको चेंज करना पड़ेगा हमको। हाँ, ये देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने वापस ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, ये मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। मैं पेन चेंज करती, रुको एक मिनट, पेन पतला हो गया हमारा, जस्ट 1 सेकेंड। अब आ गया बड़ा वाला पेन, दिख रहा है आपको? कर्सर दिख रहा है? हाँ जी। तो ये जो आ गया आपके पास दैट इज ओरिजिन पे जब रहेगा, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे, फिर अनदर एक्सट्रीम और फिर से मीन में आया। काइनेटिक एनर्जी मुझे टाइम के रूप में नहीं चाहिए, मुझे डिस्प्लेसमेंट के रूप में चाहिए। कैसे लिखेंगे बताओ? व्हाट इज cos स्क्वायर ओमेगा टी? मुझे पता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे होगा कन्वर्शन बताइए? y is equal to a sin ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी क्या होता है बच्चों? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पूरे का रूट आएगा, उसी में चेंज करेंगे हम लोग। तो क्या मिलना है अपन को? cos स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बनेगा कि नहीं? समझ में आ गया रुपेश भैया कि नहीं? बताऊं पूरा लिख के? नहीं ना? ओके, सो काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है। तो आपने जब इस वैल्यू को लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। भैया ये किस चीज पे है? बोले क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना? तो डिस्प्लेसमेंट को हमने x एक्सिस पर दिखाया और काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस पर दिखाया, तो ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है और ये क्वाड्रेटिक ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी इज ओनली पॉजिटिव सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट हैज टू गो अपसाइड डाउन। इट इज अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जब वो मीन पोजीशन पे रहेगा। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? मीन में। तो देखा हमने मीन में काइनेटिक एनर्जी की ज्यादा वैल्यू होती है।
तो ये जो ग्राफ और जो हमारा टाइम वाला जो ग्राफ है, दोनों ही काइनेटिक एनर्जी की ग्राफ है, लेकिन टाइम से लिया तो ग्राफ की शेप अलग होती है। जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एक्सप्रेशन और ग्राफ नेचुरली अलग होगी। इज इट क्लियर? राइट? सो ये किस चीज का ग्राफ था हमारा? ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, देखो किस फॉर्मेट में है, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। देखो ये वाई स्क्वायर को हमने एक्स लिखा, काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस में डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इसलिए हम लोगों ने इस प्रकार से बनाया। आगे बात समझ में? अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? अरे पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसा होता है जो सिस्टम के अंदर हमारी एनर्जी स्टोर हो जाती है, होती है कि नहीं? है ना? देखिए सारी चीजें नोट करते रहना। हाँ, वीडियो को पॉज करो फिर लिखो। हाँ, भेज दूंगी आज वीडियो में आप लोगों को। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी which gets stored inside the system. ठीक? आपने वर्क किया, that energy has to come into the system. Right? So if potential energy is negative of the work done, whatever is the work done, if work done is positive, potential energy is negative. If work done is negative, the potential energy will be positive. अब positive negative क्या होता है? work done बताइए। कोई सिस्टम अपने आप से काम कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, वर्क डन पॉजिटिव होगा बेटा, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। राइट? ओके, सो आपने यहां पर लिया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इंटू डी एक्स। आपको पता है ना, कोई भी जैसा स्प्रिंग फोर्स होता है, बिकॉज जो भी बॉडी जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग फोर्स है उसके पास। तो ये क्या हो गया, फोर्स के लिए हमने स्प्रिंग फोर्स लिखा। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है बच्चा? स्प्रिंग फोर्स कितना होता है बोलो? माइनस के एक्स। एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, वो वैल्यू डाला हमने। के जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन जो करनी है, पहले बॉडी की जो पोजीशन थी हमने माना, क्योंकि y इज इक्वल टू ए sin ओमेगा टी वाला ले रहे हैं ना अपन, तो x की वैल्यू कितनी रहती, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इनिशियली कितनी थी? 0। कुछ समय के बाद डिस्प्लेसमेंट x हो गया तो हमने लिया 0 to x x dx। सो x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चा? x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू लगाया, लिमिट्स निकाल ली। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर। बेटा ये अगर पोटेंशियल एनर्जी को y एक्सिस पे रखते हैं और x को हम लोग x एक्सिस यानी डिस्प्लेसमेंट को x एक्सिस पे रखते हैं, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कैसे ग्राफ बनेगा? बोले आप फोटो है ना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का कैसे आ रहा था, नीचे आ रहा था, इसका कैसे आ गया? तो बोले ऊपर। तो आपने यहाँ पर स्प्रिंग का फोर्स को लिया माइनस के एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट के, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? तो बोले एक्सट्रीम पे, मिनिमम कब होती है? तो मीन पे। देखो यहाँ पर ग्राफ को देखो, दोनों जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जब वो मीन पे आता है तो वो कितनी रहती है पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज इक्वल टू 0। चलिए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइम की बात करते हैं। x का मतलब क्या था बेटा? ए sin ओमेगा टी था ना डिस्प्लेसमेंट का। तो जब पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखा तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, तो देखिए ग्राफ साइन स्क्वायर का ग्राफ बन जाता है कुछ इस प्रकार से। दोनों ग्राफ डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ और टाइम वाला ग्राफ दोनों डिफरेंट होगा क्योंकि एक्सप्रेशन ही अलग है, वेरिएबल ही आपका अलग है। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है ना बेटा, तो द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। ध्यान देखो थोड़ा सा, टोटल एनर्जी कितने के बराबर होता है? टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हमने ओपन किया ब्रैकेट तो आपको हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और आपके पास सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बच जाती है। इसका मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, है ना। टोटल एनर्जी इज
कंजर्व। ठीक है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जब हम टाइम के रूप में लेते हैं इसको, तो भी आप जरा ध्यान से देखिएगा। टाइम के रूप में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा दोनों को जोड़ा, हमको पता है ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है, अरे 1 होता है। तो इसका भी क्या आ गया, वही कांस्टेंट हो गया। तो अगर हमने जो टाइम के रूप में दोनों को ऐड किया या डिस्प्लेसमेंट के रूप में दोनों को ऐड किया, भैया कांस्टेंट वैल्यू आएगी। यानी एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है, वो कांस्टेंट हो रहा है ना। तो अगर हमने एक ही ग्राफ में हमारा टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट किया, तो ये रहा मेरा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, बना चुके हैं हम ऑलरेडी। ये रहा हमारा काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो कांस्टेंट है बेटा। ये तीनों एक ही चीज में हो गया। टोटल एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ओमेगा का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। राइट, इज दिस क्लियर? राइट, ओके। Spring, time period of a spring which is executing a simple harmonic motion. बेटा कोई भी चीज अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो, हेलो 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 हेलो, टाइम पीरियड बातों पे डिपेंड करता है। मुझे पता है कोई भी बॉडी स्प्रिंग अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसका जो मोस्ट एसेंशियल कंडीशन है वो क्या था, बोलिए? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अगर ये बात आ जाती है तो स्प्रिंग में होता ही। तो हमारे पास जो स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो चलो अब ये बताते हैं आपको कि क्यों करता है और ये कैसे आया स्प्रिंग का। तो मैं पेन थोड़ा अलग ले लेती हूँ, ये रहा मेरा दूसरा पेन। सो मैंने कहा स्प्रिंग, स्प्रिंग का बोलो बेटा, इक्वेशन क्या होता है फोर्स का? F is equal to minus of ky, where F is the restoring force. So F here, it is directly proportional to the negative of the displacement. इसका मतलब क्या है कि spring is executing a simple harmonic motion. ये डिसाइडेड है। तो अभी इसका टाइम पीरियड बेटा, अगर कोई भी चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसके पास तो टाइम पीरियड होगा ना, ऑसिलेशन के लिए कितना समय लगा, ये बात अपन को देखना होता है। तो आपको फोर्स का फॉर्मूला बताओ बच्चे। फोर्स एक फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। स्प्रिंग फोर्स है तो इट इज इक्वल टू माइनस वाई इनटू के, राइट? Okay, so what you have got, this acceleration, it is equal to minus k by m and that is multiplied by y. है ना? Yes? So आपके पास यहां पर कंपेयर करते हैं, कंपेयर एक्सेलरेशन फॉर किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चे लोग फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। कंपेयर करें आ जाए, क्या ये दोनों बराबर होगा? तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोले के बाई एम। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो भाई के बाई एम। तो बेटा ओमेगा क्या होता है? बोले 2 पाई बाई टी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम। या इसको फर्दर अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, यही रहने दो, m बाई के। अरे ये m क्या है? तो बोले दैट इज कॉल्ड एज द इनर्शिया फैक्टर। एंड व्हाट अबाउट k? दैट इज कॉल्ड एज द स्प्रिंग
फैक्टर, राइट? सो कोई भी स्प्रिंग रहेगा, अगर वो ऑसिलेट किया तो उसकी ऑसिलेशन की जो वैल्यूज डिपेंड करती, किस बात पे डिपेंड करती बच्चा? उसके इनर्शिया फैक्टर और द स्प्रिंग फैक्टर, राइट? सो आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आपने हॉरिजॉन्टल रखा, उस पे मास m लगा दिया और उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, तो एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे। उसकी ओरिजिनल लेंथ अगर L है और स्प्रिंग ऑसिलेट करता है, या आपके पास एक वर्टिकल स्प्रिंग है जिसमें एक मास m लगा हुआ है और उसको आपने ऑसिलेट किया, irrespective of it is a horizontal spring or it is a vertical spring, in both the cases the time period will be equal to 2 pi under root of m by k, यानी inertia factor divided by spring factor। यहाँ पर एक और फॉर्मूला आया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दिस ओमेगा स्क्वायर इट इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या एक फॉर्मूला था, दैट इज एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। जब इस फॉर्मूला को लेती हैं तो हमारे पास एक और आ जाता है टाइम पीरियड का, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर लिख लो, हाँ, तो ये फॉर्मूला आपकी टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग आ जाती है, ठीक है? स्प्रिंग कभी कभी अकेला नहीं होता, स्प्रिंग को या तो हम सीरीज में लगाते हैं या तो हम उसको किस प्रकार से लगाते हैं बेटा, हम पैरेलल में लगाते हैं। जब अगर हम सीरीज में लगाते हैं, उस पर मास m लगा होता है, तो स्प्रिंग का जो कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट होता है 1/k is equal to 1/k1 plus 1/k2। जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है k1 plus k2 डिवाइडेड बाय k1 k2। क्यों ऐसा होता है? तो इसके लिए जब हम स्प्रिंग को सीरीज में लगाते हैं और उस पे फोर्स एक्सटर्नल जब लगाते हैं, पहला स्प्रिंग एक्सटेंड होता है x1 से, दूसरा स्प्रिंग एक्सटेंड होता है x2 से। टोटल एक्सटेंशन कितनी हो गई? x1 प्लस x2। सो टोटल एक्सटेंशन को x से रिप्रेजेंट करो। नाउ वी नो दैट फोर्स तो सेम लग रहा है दोनों स्प्रिंग में। दोनों स्प्रिंग में क्या सेम लग रहा है बच्चा? फोर्स सेम लग रहा है। तो F इज इक्वल टू माइनस k1x, F इज इक्वल टू माइनस k2x2, है ना? पहले वाले में माइनस k1x एंड दूसरे वाले में माइनस k2x2। x1 की वैल्यू निकाली तुमने फोर्स के टर्म्स में, x2 की भी वैल्यू F डिवाइडेड बाय k2 लगा दो वैल्यू यहाँ पे। और मुझे टोटल फोर्स कितना पता है? फोर्स इज इक्वल टू k व्हेन स्प्रिंग इज अरेंज्ड इन सीरीज मल्टीप्लाइड बाय x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? F डिवाइडेड बाय ks। सब्स्टिट्यूट करो, हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। इज इट क्लियर? डेरिवेशन समझ में आ गया? ठीक है। अगर हमारे पास दो स्प्रिंग हो और दोनों स्प्रिंग को हमने उठाया और किस प्रकार से लगाया बेटा, देखो इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? ये वाली जो अरेंजमेंट होती है ना, दोनों स्प्रिंग एक साथ लगे हुए हैं, एक मास दोनों में अटैच्ड है और हमने यहाँ पर जो फोर्स लगाया F। बेटा दोनों जो स्प्रिंग है ना, एक साथ लंबे होंगे ना और एक साथ कंप्रेस होंगे, एक साथ एक्सटेंशन, एक साथ कंप्रेशन। मतलब इस केस में जो फोर्स F है, यहाँ पर F1 हो जाएगा, यहाँ पर F2 हो जाएगा, लेकिन दोनों में क्या सेम है? एक्सटेंशन या कंप्रेशन, वो सेम होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग स्प्रिंग है तो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट लगेगा, नहीं? ओके, तो अब मुझे बताइए What is the net force F? मुझे पता है कि जो नेट फोर्स F है, this will be equal to F1 plus F2। देखो F1 plus F2 हो रहा है। So what is this net force F1? F1 is equal to minus K1x and F2 it is equal to minus K2x and total force कितना हो गया बच्चा? माइनस KP और X वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में। हाँ, इस इक्वेशन को अगर आपने 1 माना तो माइनस K in parallel multiplied by the total extension that is equal to minus K1x minus K2x। सॉल्व करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। What is the spring constant when springs are connected in parallel? It is K1 plus K2, right? ओके, सो ये एक्सप्रेशन को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है? अच्छा, अब लेकिन काम ये है बेटा, मुझे पता है टाइम पीरियड कितना होता है स्प्रिंग का, बोलो जल्दी। 2 पाई इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। मास तो m ही ना लगा, m थोड़ा ना चेंज हुआ, m चेंज हुआ नहीं,
क्या चेंज हुआ बेटा? स्प्रिंग फैक्टर। तो ये स्प्रिंग फैक्टर कितना हो गया आपका? K1 प्लस K2। इज इट क्लियर? ओके, अब बात आती है मेरे पास जब भी जो भी पुशिंग पुलिंग जो भी करना है आपको, एक्सटेंशन कितने में करनी है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मत क्रॉस करना, अगर इलास्टिक लिमिट क्रॉस करोगे तो हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा, तो अपना रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx ना, अब लागू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब तीसरी केस में हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास दो फिक्स्ड दीवार है, वॉल है, या जो भी रख लो, रिजिड सपोर्ट्स है, इस पे दो स्प्रिंग को लगानी है और मास m लगाना है। अब इसमें भी इलास्टिक जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो रखनी है K1 और K2 रखनी है, और इलास्टिक लिमिट से इसको एक्सटेंशन करना है। अच्छा बताओ, अगर मैंने फोर्स को इस डायरेक्शन पे लगाया, हाँ, एक्सटर्नल फोर्स को, तो बेटा क्या होगा? पहली वाली स्प्रिंग क्या होगी? एक्सटेंड होगी, दूसरी वाली क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। और जितना देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो पहला वाला जितना एक्सटेंड होगा दूसरा वाला उतना ही कंप्रेस होगा। तो अगर आपने दो टोटल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, तो दोनों स्प्रिंग पर जो फोर्स लगा वो दोनों के बराबर होगा। तो K इंटू x1 इज इक्वल टू माइनस K1 x1 प्लस माइनस K2x। व्हाट इज K? K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अगर बीच में भी मास होगा तो भी आपके पास उतना ही फोर्स लगेगा। हाँ, टोटल फोर्स उतना ही रहेगा, दोनों फोर्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा। व्हाट इज द टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट? दैट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। क्लियर? राइट? जब मास बीच में रहेगा तो भी। हाँ, जब टू सिस्टम पार्टिकल्स रहेगा, देखो जब दो पार्टिकल्स लगे रहेंगे एक ही स्प्रिंग में, दो कोने में दो मासेस को आपने लगा दिया और आपने उसको कंप्रेस करके छोड़ दिया, खींच के छोड़ दिया, जो भी होगा, स्प्रिंग तो एक ही है। व्हाट इज द टाइम पीरियड? दैट विल बी इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय k। व्हाट इज म्यू आउट हियर? म्यू इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास म्यू के लिए फॉर्मूला होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना? तो ये फॉर्मूला आपका रिड्यूस्ड मास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन यू कंसिडर the JEE questions और the NEET questions। हो सकता है अभी CBSE के एग्जाम्स में भी आए। स्पेशल केसेस मान लीजिएगा कि मेरे पास टू पार्टिकल सिस्टम है, इसमें M1 ऑसिलेट कर रहा है और ये जो M2 जो है ये फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड है और ये वाला आपका ऑसिलेट कर रहा होता है। तो आप क्या समझोगे कि जो स्प्रिंग फैक्टर तो K रहेगा स्प्रिंग का, इनर्शिया फैक्टर जो ऑसिलेट कर रहा है बस उसी को मानोगे। राइट? ओके, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ यू स्टैंड ऑन द वेइंग मशीन, जंप ऑन इट एंड नोट द रीडिंग। आपके पास एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन को आपने स्प्रिंग पे रख दिया और उसके बाद आप जंप कर रहे हो उस पे, ऐसे जैसे उछल कूद मचा रहे हो। तो व्हेन इज द reading maximum? It is in the lowest point. When the platform moves down, minimum reading will be equal to mg minus a max, minimum at the highest point and lowest point पर highest होता है। Very important concept, एक और बात हम बोलेंगे, spring force is a conservative force. For any conservative force, we know that rate of change of potential energy, that is equal to distance. Rate of change of potential energy with respect to the distance. Look at the board. This is a very important formula, right? So U is what? Potential energy, right? So if you are, for example, given the potential energy is equal to minus 4x plus x square, where is the equilibrium point? What is the equilibrium point? Equilibrium point is point where the force is equal to 0. All that you have to do is you have to differentiate it. Force मुझे मिल गया, equilibrium point पर force कितना होता है? 0, and you get that x is equal to 2 units पर आपके पास force is equal to 0. ठीक है? So any body which is executing simple harmonic motion, acceleration should be डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा आता है तो हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर टिल नाउ?
right? All that you have to do is you have to go home and solve the questions, which is related to energy, draw the graphs, right? And most important, note down whatever I have given you in the lecture, right? That is very important. Whenever you sit and study, even if you don't make for the revision the whole notes, I've taught you how to use the mind maps. At least draw the mind maps, jot down the important points, which is important because when you write down, the double input goes into your mind because you're seeing, you're writing. So double impact with that. And don't forget to do the control aspect. Save it in the memory so that whenever it is required, you can retrieve the knowledge, whatever you have got. Was it okay, na? Chalega, no? Thank you for watching. Bye.